बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम उलमाए किराम और रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट दोस्तों, आपकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सबके सामने इसका एजेंडा वाज़ेह है कि ये दरअसल 2024 का जो अमेंडमेंट वक्फ बिल है उसके अगेंस्ट में और उसके ऑब्जेक्शन के तौर पर है। अब आप ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में एक के बाद एक मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस मौके पर जो बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आखिर इस अमेंडमेंट बिल में हम क्यों ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो औकाफ़ है, जिसको हम हिंदू धर्म में शराइन कहते हैं, और हमारे सिख भाई जो है उनके भी अपने औकाफ़ हैं, तो ये औकाफ़ मुसलमानों का खालिस मजहबी रिलीजियस मैटर है। और भारत का जो दस्तूर है उसका चैप्टर नंबर 3 में 25 आर्टिकल 25, 26 और 29 में जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो उसमें इसका ज़िक्र है कि हर माइनॉरिटी को और हर मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी, और उसके जो मजहबी इदारे हैं उन इदारों को चलाने की आज़ादी, उसके इंतज़ाम और इंसराम की आज़ादी। ये दरअसल भारत के दस्तूर के बुनियाद में शामिल है। और एक बात ये है कि भारत के दस्तूर में ये भी चीज़ दर्ज है कि कौन सी चीज़ें जो तब्दील की जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें जो कोई हुकूमत उसको तब्दील नहीं कर सकती है। तो जो भारतीय नागरिक का जो फंडामेंटल राइट है उसको कोई हुकूमत तब्दील नहीं कर सकती है, उसके ख़िलाफ़ कोई बिल नहीं लाया जा सकता है। आप देखिए कि इस सिलसिले में भारत के दस्तूर का 53A, तो भारत के दस्तूर के 53A में ये बात लिखी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स में जो चीज़ें दर्ज हैं उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है। हम इस बात को देखते हैं कि औकाफ़ ये मुसलमानों का बहुत खालिस मजहबी मसला है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हर धर्म के मानने वालों का ये मजहबी मसला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम की दावत दुनिया के सामने पेश की, तो उसी दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जीवन था, उसी ज़माने में भारत के लोगों ने भी, हमारे राजा ने, हमारे यहाँ के लोगों ने उस वक्त ही इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज से 1300-1400 साल पहले से ही भारत में औकाफ़ की बुनियाद पड़ी है। औकाफ़ का मैटर इतना आसान नहीं है कि ये 50 साल और 25 साल पुराना हो। और हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में अपने सहाबा को औकाफ़ के लिए कहा था कि अल्लाह की राह में वो माल को ख़र्च करें, जिसके ज़रिए से लोगों की तालीम, एजुकेशन और उनके जो रिलीजियस उमूर है, उसके मामलात है, वो अंजाम दिए जा सके। तो मैं आपसे ये बात अर्ज़ कर रहा था कि ये जो औकाफ़ की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो अल्लाह होता है। अल्लाह के सिवा कोई इसका ओनर नहीं बन सकता। अब आप ये कहेंगे कि साहब, ये जो भारत का ये जो बिल है 24 का, इस बिल की आप मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? पहली मुखालिफत की बुनियाद तो ये है कि ये मुसलमानों के धार्मिक मसाइल में मुदाखलत और इंटरफेरेंस है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, भारत में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उन तमाम के भी औकाफ़ हैं। और आप उनके दस्तूर को पढ़िए, उस दस्तूर में कोई भी दूसरे मज़हब का मानने वाला वो उसका मुतवल्ली नहीं हो सकता, उसका कस्टोडियन नहीं हो सकता। अगर हम सिखों के गुरुद्वारों को देखते हैं या उनके औकाफ़ को देखते हैं, या हमारे जो भी दूसरे और भी नॉन मुस्लिम भाई हैं, लेकिन हम इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ कि जो औकाफ़ का कस्टोडियन है, वो ये जो अमेंडमेंट है उसके ज़रिए कस्टोडियनशिप तब्दील हो रही है।
क्योंकि इसमें ये बात लिखी हुई है कि जो यानी काउंसिल, वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसके 20 कोर मेंबर्स होते थे, अब वो तब्दील कर दी गई है। अब उसके कोर मेंबर्स 21 होंगे और 21 में 11 जो है वो मुसलमान नहीं होंगे। यानी आप सोचिए कि मोर देन 50% भारत के औकाफ के वो लोग होंगे कि जिनका ताल्लुक मजहबी मामलात को जानते ही नहीं। हम आपके सामने इसलिए आपके माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि ये मामला कोई कम्युनल मसला नहीं है, ये कम्युनल मसला नहीं है, ये दरअसल कोई भी जो धार्मिक संस्था है ये उसका इशू है। अब आप बोलिए कि एक मस्जिद है, अब भारत में लाखों मस्जिदें हैं जो औकाफ के तहत आती हैं, ये बात बताई जाती है कि 13 लाख मस्जिदें हैं। अब मस्जिदों का निज़ाम कौन चलाता है? ये एक चीज़ जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो है इसके अंदर कि कस्टोडियनशिप वो दरअसल धार्मिक मामलात की वो उसी धर्म के मानने वालों के पास होनी चाहिए। आप देखिए कर्नाटका को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, जितने भी कस्टोडियनशिप हर एक मज़हब के मानने वाले की उसी के पास है, बल्कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई और धर्म का मानने वाला उसका कस्टोडियन नहीं बन सकता। तो आखिर इसमें मुसलमानों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको, धार्मिक प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने की कैसी कोशिश है? दूसरी बात मैं आपके सामने जो इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि इस अमेंडमेंट बिल की हम क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर अगर आप इसको देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के सिलसिले में अगर कोई तनाज़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको हल करने के लिए भारतीय सिस्टम में यानी 13 वक्फ बिल, वक्फ कानून 2013 के तहत ये था कि एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। उस ट्रिब्यूनल में एक फ़र्द, एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव से, एक जुडिशरी से और एक वक्फ बोर्ड से, ये 3 लोगों का एक ट्रिब्यूनल होता था जो वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में अपना एक स्टडी करने के बाद में उसका डिसीजन देता था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की है या ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। और अगर वो डिसीजन वहाँ ना हो तो फिर उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूरे दरवाजे खुले थे। लेकिन इस अमेंडमेंट बिल के अंदर सबसे ख़तरनाक बात ये भी है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इख्तियार दे दिया गया है कि जो उस इलाके का IAS ऑफिसर होगा, जो SDM होगा, कलेक्टर होगा, वो गोया के वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर कोई ओनरशिप का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसका फ़ैसला वो करेगा। यानी आप सोचिए कि कितनी ख़तरनाक बात है कि कलेक्टर के पास जाएगा, अब कलेक्टर कोई जुडिशरी तो है नहीं, और वो ये कहते कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है तो नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि कितनी अजीब और गरीब बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत की जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके 50% पर इस वक्त भी हुकूमती इदारों का कब्ज़ा है, 50% प्रॉपर्टी पर। जब इंदिरा गांधी ने 1973 में एक लेटर, एक सर्कुलर जारी किया था, वो सर्कुलर को आप देख सकते हैं, जो 2013 का कानून पास हुआ था वक्फ कानून का, उसमें वो सर्कुलर दर्ज है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हुकूमत के तमाम इदारों से ये बात कही थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर अगर तुम्हारा कब्ज़ा है तो वो कब्ज़ा हटा लो, क्योंकि ये उन लोगों का धार्मिक प्रॉपर्टी है, उनको वापस करो, और अगर तुम वापस नहीं कर सकते तो उनको एज़ पर द नॉर्म उनको किराया दो, उनको रेंट दो। ये देखिए एक वक्त की, ये बहुत लंबी बात नहीं है, उस वक्त ये बात थी। अब ये चीज़ें हमारे सामने हैं कि अब मामला ऐसा हो गया है कि अब जो है तो प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो गोया कि उसके फैसला करने वाला कलेक्टर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि जो 50% औकाफ की प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर इस वक्त हुकूमती इदारे कहीं ना कहीं काबिज है, वो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए औकाफ के हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि वो बोलेंगे तुम्हारी है ही नहीं, तुम कैसे इसके ऊपर दावा कर सकते हो। और एक बात मज़ीद ये है कि वक्फ को मुस्तहकम करने के लिए 2013 के कानून में जो बात दर्ज थी वो ये थी कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को किसने गसब किया, किसी ने उस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया, तो उसको नॉन बेलेबल वारंट के तहत गिरफ़्तार किया जाता था और उसके ख़िलाफ़ वो चार्जशीट लगाई जाती थी, जिसके ज़रिए वो हिम्मत नहीं कर सकता कि वक्फ की प्रॉपर्टी में हाथ डाले। अब उन्होंने वो कानून निकाल दिया।
अब कोई भी शख्स वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर सकता है और अगर उसने कर लिया तो उसके लिए बेलेबल वारंट है, वो आसानी से छूट जाएगा, उसके मुकदमे की समाअत होगी और नतीजे में वो ज़मीनें हड़प भी कर सकता है। भाइयों, इसमें जितने भी यानी तकरीबन 40 इसमें अमेंडमेंट हैं, ये 40 जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर एक एक नुक्ते पर आपके सामने बात की जाए तो आप ये कहेंगे कि साहब ये दरअसल एक माइनॉरिटी के मजहबी और रिलीजियस मैटर को पूरी तरह तबाह करने का कानून है। आप कह सकते हैं कि एक बात इस सिलसिले में मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूँ, मेरे साथ में और भी लोग हैं। 2013 का जो वक्फ कानून था वो वक्फ कानून आज भी भारत का सबसे बेहतरीन वक्फ कानून है। 2013 के वक्फ कानून को बनाने के लिए तकरीबन जो है 13-14 साल 16 साल तक स्टडी की गई। 1995 से लेकर 2005 तक कई सर्वे वक्फ कमेटियों के बनाए गए, कई कमिश्नर्स ने अपने सर्वे पेश किए, औकाफ के सिलसिले में जितनी डिटेल स्टडी थी वो सारी स्टडी जमा की गई और 2005 में वक्फ के ताल्लुक से मुकम्मल चीज़ें सामने आई। फिर उसके बाद में सच्चर कमेटी बैठी। सच्चर कमेटी ने डिफरेंट चीज़ों पर स्टडीज़ की मुसलमानों के, उसमें वक्फ पर भी स्टडी की और सच्चर कमेटी ने 6 साल तक वक्फ पर स्टडी करने के बाद ये बताया कि मुसलमानों की वक्फ की जो प्रॉपर्टी है जो इनके बुज़ुर्गों ने इसलिए दी थी ताकि इनका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, ताकि ये वेलफेयर काम हो सकें और ये जो कम्युनिटी है वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। तो वक्फ की प्रॉपर्टी उस वक्त उन्होंने बताया था कि 9 लाख एकड़ ज़मीन पर ये मुश्तमिल है। अगर ये प्रॉपर्टी सही मानों में इस्तेमाल कर ली जाए तो मुसलमानों को किसी भी तरह के कोई इजाफी मदद की ज़रूरत नहीं है, ये कम्युनिटी खुद डेवलप हो सकती है। और ये बात कब कही गई? जबकि सच्चर कमेटी ने ये बात कही कि भारत में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कोई अगर एजुकेशनली कोई अगर कास्ट है, कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है। और मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वन ऑफ द जो उन्होंने स्कीम पेश की वो वक्फ का सही इस्तेमाल रहा। उसके बाद में मनमोहन सरकार ने उस पर काम किया और वक्फ कानून 2013 को पास किया। वक्फ कानून 2013 के बाद में सही मानों में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को महफूज करने का एक काम भारत में शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको आखिरी बात जो बताना चाहता हूँ कितनी तशवीशनाक है कि आज से 2 साल पहले वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया को मुअत्तल कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, उसके 20 अरकान ख़त्म कर दिए गए और 2 साल से ये नया कानून इसकी स्टडी शुरू है। इस कानून को जो बनाया गया इसके लिए जितने वक्फ के इदारे हैं पूरे भारत में लाखों की तादाद में, किसी एक से भी राय नहीं ली गई, किसी भी एक से भी राय नहीं ली गई, कोई सर्वे नहीं किया गया, जितने मुसलमानों के मैटर्स हैं उनसे किसी से मालूमात नहीं ली गई, जिस तरह से केस स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर वो नहीं की गई। और अचानक 2 साल के बाद में ये कानून लागू कर दिया गया और कहा गया कि ये कानून पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो आप देखिए कि ये कानून को बनाने के लिए ये जितना बड़ा मसला है उसके लिए जितनी डीप स्टडी चाहिए, जितनी थारो स्टडी चाहिए, जितनी मल्टी डायमेंशनल स्टडीज़ चाहिए वो नहीं की गई है। और करोड़ों अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, मुसलमानों से मुराद भारत के एक माइनॉरिटी की, उसको किस तरह से जो है टारगेट किया जा रहा है। तो हम इस मौके पर आप जैसे लोग जो हक़ के प्रति अपने आप को पेश करते हैं, सच्चाई की आवाज़ को दुनिया के सामने लाते हैं, हम आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं। हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस मसले में तमाम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही, तमाम हमारे बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में नॉन मुस्लिम भाई भी हैं जिन्होंने मुसलमानों के इस मसले को महसूस किया है और अब पार्लियामेंट में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी हैं। हमने ये बात आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है कि हमारे जो सबसे अहम डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा सुतून है वो मीडिया है। मीडिया जो है इस इशू की स्टडी करें और वो हक़ और सदाकत का साथ दें, सच्चाई का साथ दें और ये जो जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, इसको रोकें। यही मेरी चंद इब्तदाई बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। एजेंसी में ऐसी राय कभी तलब नहीं की गई। एक बहुत तवील वक्त दिया जा सकता है, इतनी बड़ी माइनॉरिटी जिसकी आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है और उससे कहा जा रहा है कि 1 हफ़्ते में अपनी राय दे दें, 15 दिन में अपनी राय दे दें। आप सोचिए कि ये ख़ुद काबिल गौर बात है।
बहरहाल देखिए हमारे सर आपसे एक सवाल है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने जो है फैसला ली है, हाँ बात सही है, तो देश के मुसलमानों में और तंजीम में हड़कम मचता जी। कि मोदी गवर्नमेंट जो है तो कहीं कब्जा करने जा रही है। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, औरंगाबाद शहर मराठवाड़े का, यहाँ पर भाई कई बाप की जमीन की लूट मार हुई, ये आपको पता है। सवाल ये है, जब आप मिल्लत का गम है, मुसलमानों का गम है, तो नहीं मिल्लत का गम है, सवाल ये है तो वही दर्द के साथ कि जानना रोड जब तबाह हो रहा था फिर आप लोग क्यों नहीं बैठे? ये भी तो दर्द था, क्या तक नुकसान था, क्या तबाह हुआ? वक्त की जमीन जो तबाह हुई सबको पता है, तो वही दर्द के साथ आप ऐसा क्यों नहीं बैठे? कहे मुसलमानों उठो हमारे साथ चलो, ये भी दर्द है साहब। ठीक है, अभी सबसे बड़ा इशू क्या है? इशू ये है कि वो कानून अगर पास हो गया बिल 2024, तो हमने उसके जो ख़तरात महसूस किए वो आपके सामने पेश किए। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे बहुत सारे अनासिर हैं जो हमको नुकसान, वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर अलग से गुफ्तगू की वक्त के जो मकासद हैं, वो मकासद और वक्त के जो लाए अमल है, इसमें तजाद में आप रोशनी डालिएगा। और दूसरी बात यह है कि वक्त इमलाक जो है अल्लाह के नाम पर दी हुई जायदाद है, ना कि अल्लाह के नाम पर नहीं, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दी हुई जायदाद है। तो इस पर भी आप रोशनी डालिएगा। और तीसरी तौर पर सवाल है मेरा कि जब आप किसी के हुकूक की पामाली करते हैं, गरीब मिस्कीन यतीम बेवा, तो आपके हुकूक भी छीन लिए जाते हैं, ये दीनी तौर पर इसका भी आप जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त में जो हमारे कानूनदा वकला हज़रात यहाँ पर बैठे हुए थे अब तक, उन्होंने जो गुफ्तगू आपके सामने की है वो कानूनी हिसाब से की है। और अभी मुझसे जो हमारे भाई साहब ने सवाल किया है वो दीनी हैसियत से किया है। पहले तो मैं दीनी हैसियत से इसका जवाब देना चाहता हूँ। हम मुसलमान अपने पास जो सबसे मज़बूत बुनियाद रखते हैं कुरान पाक, उसमें अल्लाह ताला ने साफ़ साफ़ ये फरमा दिया है वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि मस्जिदें जो होती हैं उसके मालिक अल्लाह ताला होते हैं, वो अल्लाह की मिल्कियत होती हैं। और ये भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है मा कान लिल मुश्रिकीन अन यामुरू मसाजिदल्लाह, और फरमाया इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों को बनाना, मस्जिदों को बाकी रखना, मस्जिदों की हिफाजत करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ काम ये ईमान वालों की ज़िम्मेदारी है और वही कर सकते हैं। और मस्जिदों को कहा जाता है अल्लाह की निशानी, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है शाइरुल्लाह, ये अल्लाह की निशानी है। और जो शाइरुल्लाह होते हैं, जो अल्लाह की निशानी होती है, उसकी हिफाजत करना ये ईमान से ताल्लुक़ रखता है। मस्जिदें जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है वो मुसलमानों की इबादत गाह है, मुसलमानों की इबादत से ताल्लुक़ रखती है। इसीलिए इस वक्त सबसे अहम जो मसला है जहाँ से मामलात बिगड़ रहे हैं, देखिए हुकूमतें ये पब्लिक बनाती है और बहुत सी दफ़ा देखने में ये आ रहा है कि ऐसे फ़ैसले पब्लिक के सामने आ रहे हैं जिसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनको कबूल नहीं हो रहे। मैं इस सिलसिले के अंदर ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ, ये जो हालात हुए हैं और ये जो वक्फ़ का बिल लाया गया है और इसका जो सुधार हो सकता है, इसका जो सलूशन है, ये हर भारतीय, इंडिया के हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है। इस वक्त में इंडिया का हर रहने वाला नागरिक, हर भारतीय ये सोचे कि ये हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं। देखिए, जहाँ पर जिस मुल्क के अंदर अलग अलग मज़हब के मानने वाले रहते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा मुल्क है जहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पर ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसके अंदर मज़हब बुनियाद नहीं होता है, जहाँ पर इंसाफ बुनियाद होता है, जहाँ पर इंसानियत बुनियाद होती है, वहाँ ऐसी ही बुनियादें तय की जाती हैं। दस्तूर हिंद ऐसा ही बनाया गया था और आज जो हो रहा है उसके अंदर इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है। आप इस वक्त देख रहे हैं कि शिमला के अंदर एक मस्जिद के ख़िलाफ़ में एक माइनॉरिटी को, एक पब्लिक के एक झुंड को खड़ा किया गया, उनको वरगलाया गया। और हिंदुस्तान के अंदर
जो दुस्तूर हिंद के मुताबिक जो मस्जिदें हैं, जो मुसलमान जी रहे हैं, ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि गोया के करोड़ों मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, करोड़ों मुसलमान इस मुल्क से ख़त्म कर दिए जाए, मुसलमानों का वजूद ही बाकी न रहे, मुसलमानों की इबादत गाहें बाकी न रहे। इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जबकि ये दुस्तूर हिंद इसके अंदर हर एक को आज़ादी देता है। आज इस वक्त में ज़िम्मेदारी असल में होती है पब्लिक की, कि पब्लिक गौर करें कि हमारे इस मुल्क में रहने की बुनियाद इंसानियत है और इंसाफ है। मजहबी आस्था, मजहबी जुनून आपको इंसाफ से हटने नहीं देना चाहिए। आज ये जो हो रहा है, कल को क्रिश्चियन के साथ में भी हो सकता है, सिखों के साथ में भी हो सकता है। मेरी इस वक्त यही गुजारिश है कि मस्जिदें ये हमारा मजहबी मसला है, ईमानी मसला है, नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, और ये हमारी अपनी चीज़ है। इसके अंदर इंटरफेयर करना, ये जो इंटरफेयर हो रहा है, ये बिल्कुल दस्तूर के ख़िलाफ़ हो रहा है। हर एक को उसके मज़हब पर अमल करने दिया जाना चाहिए। और जिस तरह भी, और रही ये बात कि इसके अंदर ये ख़राबी है, इस 40 जो दफ़ात हुई है, 40 जो नुकात हमारे सामने आए हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस सिलसिले के अंदर हमारा बुनियादी इदारा है, उसके ज़िम्मेदारान ने साफ़ तौर पर यह कह दिया है कि हम इस मुकम्मल बिल को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है। और इस वक्त में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पीछे हैं, और आगे जो भी बोर्ड की जानिब से और हमारे बड़ों की जानिब से ऐलान होगा, हम मुकम्मल उसके साथ में रहेंगे। मैं इस वक्त आखिरी पैगाम सिर्फ यही देना चाहता हूँ, इस वक्त जितने भी हमारे भारतीय भाई है, चाहे वो शिमला में रह रहे हो या चाहे वो बनारस में रह रहे हो, कि आपकी ज़िम्मेदारी होती है इस मुल्क की जो बुनियाद है वो इंसाफ है, वो इंसानियत है, आप उसको बाकी रखें। और जितने भी ऐसे अब ये बिल लाया गया है, इसके अंदर एक बिल्कुल नामाकूल बात है कि जो मसला मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है, उसके अंदर आप दूसरी अक़लियतों से, दूसरे मज़हब के मानने वालों से जो राय ले रहे हैं, ये ख़ुद इंसाफ के ख़िलाफ़ है। अगर आपके अंदर इंसाफ नहीं है तो फिर मानवता कहाँ बाकी रहेंगी? ये जानवरों, हैवानों में तो नहीं होती है, ये तो इंसानों में मानवता होती है। इंसानियत किसको कहते हैं? इंसानियत की सबसे बड़ी खूबी इंसाफ होता है। इसलिए इस मुल्क के हर रहने वाले की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह जो अपोजिशन है उनकी भी ज़िम्मेदारी है। अब आगे जितनी भी बातें हैं वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 13 सितंबर के बाद के फ़ैसले का हर हिंदुस्तानी इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद में इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाए। बहरहाल आप लोगों ने ये जो बातें आई है, सबकी राय आपके सामने आई है, और इसमें ये भी बताया गया है कि बिल के अंदर क्या इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो भी आपने देखे। और फिर इसके ताल्लुक़ से अगर ये पास होता है तो मुस्लिम तंजीमें क्या करेंगी, वो चीज़ें भी आपके सामने आई हैं। एक चीज़ और आपके मीडियम से जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि अभी जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हमारे पास एक दिन से ज़्यादा वक्त बाकी है। तो जिन लोगों ने अपनी राय अब तक नहीं दी है, तो मैं ये अपील कर सकता हूँ कि वो अपनी राय ज़रूर जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ज़रूर दे, और कोशिश ये करें कि ऑथेंटिक जो QR कोड है, स्पेशली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का और दीगर तंजीम का, उसका इस्तेमाल करें। चूँकि मसला ये हुआ है जो मैंने अब तक देखा हूँ, चूँकि दीगर बातें तो आ चुकी है लीगली और बाकी सब, कि QR कोड सर्कुलेट तो बहुत हुए लेकिन QR कोड इस्तेमाल नहीं हुए। मतलब मैंने आपको भेजा, आपने किसी और ग्रुप में भेजा, इस्तेमाल किसी को करना नहीं आ रहा है कि कैसे भेजा जाए। और लोग उसके नतीजे में ये हो रहा है कि सिर्फ एक दूसरे को ये तो बता रहे हैं कि ईमेल करना है, लेकिन किसको और कहाँ और कैसे वो नहीं बताएं। तो मेरी गुजारिश ये रहेंगी, अभी वक्त बाकी है, जो अभी कर सकती वो ये है, और जो होना चाहिए था वो बातें भी आ गई, और जो इसके बाद अगर ना हो तो क्या करेंगे लीगली और डेमोक्रेटिकली, वो बातें भी आपके सामने पहले आ गई। मेरी अपील आवाम से आपके मीडियम से ये रहेंगी कि वो ज़रूर जो है ईमेल को सेंड करें और अपना इसके मुखालिफ जो है अपनी राय पेश करें। कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें आपने भी शिरकत की है जी। 2024, तो इसमें कानूनी मालूमात चाहिए। देखिए, क़ानून बनाना ये पार्लियामेंट का काम है, उसके ऊपर अमल बजावनी करना ये एग्जीक्यूटिव का काम है, और उसके ऊपर फैसला देना है जुडिशरी का काम है। अब यहाँ पर मसला ये है कि मैं एक मुद्दा जो है जिसको आपको स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि नए एक्ट के मुताबिक जो है ट्रिब्यूनल को जो है ख़त्म किया जा रहा है एक तरह से। तो कलेक्टर्स, कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, हमारे जमहूरी निज़ाम में जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेचर जो क़ानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उस पर क़ानून पर अमल करवाते हैं, और जुडिशरी जिसने क़ानून तोड़ा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। अब इस बिल को अगर आप देखें तो इसके अंदर जुडिशल पावर जो है कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। अब आपने रिसेंटली उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि कलेक्टर ने ही ऑर्डर पास किया कि मुसलमानों ने फूड की दुकान पे अपना नाम लगाना। तो ये कलेक्टर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल सरकारी दबाव में आकर किस तरीके से करते हैं,
इसकी खुली मिसालें कई मौजूद है। सवाल ये है कि हुकूमत जुडिशरी से भाग क्यों रही है। जब किसी भी डिस्प्यूट का फ़ैसला करना होता है तो हमारे पास जुडिशल सिस्टम मौजूद है। जब जुडिशरी मौजूद है, जब ट्रिब्यूनल मौजूद है, तो उस इख्तियार को कलेक्टर को क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कलेक्टर ऑफिस में आप लोग भी देखते होंगे कि हेयरिंग होती है क्या, कलेक्टर के पास इतना टाइम है क्या कि वो जुडिशल काम देख सके। तो इसके अंदर जो है जुडिशरी को बाईपास किया जा रहा है। इस एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव जो है पूरे इख्तियारात अपने हाथ में ले रहे हैं और एग्जीक्यूटिव को ये जो पावर्स जो सरकार दे रही है उसकी वजह यही है कि सरकार अपने मंशे के मुताबिक काम करवा सके। इसके बाद अगर बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे। तो बुनियादी तौर पर 4 काम हम इस सिलसिले में करने वाले हैं। पहला काम है कानूनी महाज। 4 महाज के तहत हम काम करेंगे। पहला महाज होगा हमारा कानूनी महाज। कानून ने जो इख्तियारात हमको दिए हैं, अब भी अदलिया पर भरोसा कायम है। तो मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ जो हम काम करेंगे तमाम जमातों को लेकर, और इसमें मेन लीड पोजीशन जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, तो कानूनी चाराजोई इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी दम तक करेंगे। फर्स्ट। सेकंड चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इस सिलसिले में हम दूसरा काम जो बुनियादी तौर पर करेंगे वो सियासी महाज का है। हम तमाम लीडरान से, तमाम मुस्लिम लीडरान से ये गुजारिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि वो एक हों और अपनी अपनी पार्टियों पर दबाव डालें। अभी वो बिल पास नहीं हुआ है, अभी वो बिल पास होने में काफ़ी टाइम बाकी है। इसलिए हम तमाम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सियासी पार्टीज के लीडरान बड़े पैमाने पर वो हुकूमत पर और अपनी अपनी पार्टियों पर दबाव डालें। तीसरा काम इस सिलसिले में जो हम करने जा रहे हैं वो है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन हम बनाना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि ये वक्फ का मसला ये सिर्फ और सिर्फ जमीनों का मसला नहीं है, बल्कि मुसलमानों की शरीयत से जुड़ा हुआ मसला है। और मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहता है शरीयत के नाम पर, और वो कुर्बान करेगा इंशाअल्लाह। तो तीसरा काम हम बड़े पैमाने पर पब्लिक ओपिनियन इस पूरे मुल्क में बनाने की कोशिश करेंगे, और इसमें बतौर खास बिरादरान वतन को भी शामिल करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो बिल लाया गया है ये टोटल दस्तूर के खिलाफ है। दस्तूर, यहाँ पर वकला बैठे हुए हैं, दस्तूर के आर्टिकल 26 के खिलाफ है। आप अगर उसको देखेंगे और भी कई आर्टिकल है जिसके खिलाफ है ये। तो तीसरा काम इस सिलसिले में जो हम करने जा रहे हैं वो है पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम। और चौथा और बुनियादी काम वो ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हर शहरी, हर मुसलमान और जिस फील्ड से भी वाबस्ता अफराद है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर अदा करते हैं, यकीनन हुकूमत का काम तो उसका काम ये है कि वो जायदादों की हिफाजत करें, लेकिन हमारा भी काम है कि हम भी जायदादों की हिफाजत करें। ये क्यों हुआ? हमारे तर्ज अमल की वजह से हुआ। हमारे एक साथी ने अभी सवाल किया कि ये बिल लाने के लिए वो मजबूर क्यों हुए। वो बिल लाने के लिए इसलिए मजबूर हुए कि जो स्टेक होल्डर्स थे, जो उसके कर्ता धर्ता थे, उन्होंने खुद गबन किया, जिसके नतीजे में वो इस बात पर राजी हुए। तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो भी जिम्मेदारी अदा करें हिफाजत करने की। हुकूमत हिफाजत करेगी, हम खुद भी अपने तौर पर हिफाजत करें। तो बुनियादी तौर पर ये 4 काम हम चाहे बिल पास हो या ना हो, ये चारों कामों को इंशाल्लाह अंजाम देंगे। आज बहुत ही एक बर्निंग इशू वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 से मुतालिक हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। जमात इस्लामी हिंद की पहले तारुफ जी, मेरा नाम फ़हीम फलाई है। जमात इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है वक्फ डिपार्टमेंट, उसका मैं सचिव हूँ महाराष्ट्र। एक अहम इशू पर यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं। 7 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में ये बिल मुतारिफ़ करवाया गया, पेश किया गया था। उसमें हमारा बुनियादी तौर से सवाल ये था कि कानून बनाना, लॉज बनाना, कायदे मुरतब करना, ये हुकूमत का हक़ है और उसे करना भी चाहिए। वक्फ एक्ट 95 से पहले वक्फ का पूरा सिस्टम वक्फ एक्ट 1954 के तहत काम करता था। अब हुकूमत ने ये महसूस किया था कि ये एक्ट जो है सक्षम नहीं है, उतना फ़ायदेमंद वक्फ के लिए साबित नहीं हो रहा है।
या जो वफ़ के मकासिद है उन मकासिद की तकमील नहीं हो पा रही। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान 95 में जो है लाए गए ताकि वफ़ के जो मकासिद है वो पूरे हो, वफ़ संस्थाएँ मजबूत हो, वफ़ की ज़मीनों का प्रोटेक्शन और इससे मुताल्लिक़ जो खानकाएँ हैं, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, आशुरखाने हैं, ये सब जो है महफूज रहे और अपने वक्फ़ मंश के मुताबिक वो काम करता रहे। अब जब कोई बिल लाया जाता है तो उससे संबंधित जो लोग होते हैं उनसे कंसर्न लिया जाता है, उनसे राय ली जाती है, पूछा जाता है। अब जब ये 7 अगस्त को पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश किया गया तो इस मुल्क में मुसलमानों को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी काम कर रही है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड काम कर रहा है, जमीयतुल उलमा काम कर रही है और इलाक़ाई तौर से बहुत सारे छोटे ऑर्गेनाइजेशन NGOs काम कर रही है। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया और इस मुद्दे पर जो है उनसे डिस्कशन किया गया, उनकी राय तलब की गई या उनसे जो एतराज़ात है वो मालूम करने की कोशिश की गई। दूसरा भी हमारे एक दोस्त ने यहाँ पर सवाल किया कि इस बिल के इंट्रोडक्शन में ये बात लिखी गई है कि ये बिल जो है वक़्फ़ को प्रोटेक्ट करेगा, इसके डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। हालांकि ये साफ़ तौर से जो है झूठ। अब आप देखिए कि 2-2.5 साल से हम देख रहे थे कि वक्फ़ एक्ट 95 के आर्टिकल 40 को लेकर इस पूरे मुल्क में जो है एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और ये जहन साजी करने की कोशिश की जा रही थी, ये बात बावर कराने की कोशिश की जा रही थी कि आर्टिकल 40 के तहत वक्फ बोर्ड को ये पावर हासिल है कि किसी भी ज़मीन पर उंगली रख दे, क्लेम दाखिल कर दे कि प्रॉपर्टी हमारी, और उसको वो जो है डिक्लेयर कर दे ये प्रॉपर्टी हमारी। तो इस तरह राय आम्मा को जो है हमवार करने की एक नापाक ये कोशिश की गई। अब पूरे मुल्क में इस रियासत में जो है आप सिंगल एग्जांपल नहीं बता सकते कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड ने जो है किसी की ज़मीन गस्ब किया हो, किसी की ज़मीन जो है छीना हो। उल्टा हमारा ये मानना है कि वक्फ की 98% प्रॉपर्टीज़ पर नाजायज़ कब्जा जात और बड़े पैमाने पर जो है गवर्नमेंट ने इस पर कब्ज़ा किया है। आप देखिए अगर प्रीम्बल में आप जो बात कह रहे हैं कि इससे वक्फ जो है महफूज होगा, तो पूरा बिल की अगर आप स्टडी करेंगे तो ये बात सामने आएगी कहीं भी इंक्रोच को लेकर जो इसमें किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो इंक्रोचमेंट किया है उसका फ्यूचर क्या रहेगा। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें वक्फ की अपने कब्ज़े में लेकर रखी है, उनके सिलसिले में जो है बिल क्या कहता है, खामोश। उल्टा जैसे मौलाना ने भी जो अपनी गुफ्तगू में कहा है कि वक्फ एक्ट 95 में वक्फ बोर्ड को ये पावर था 51 और 52 के तहत कि अगर कहीं इलीगल जो है ट्रांसफ़र हुआ है, गैर कानूनी तरीके से वक्फ की ज़मीन सेल हुई है, तो वक्फ जो है इंक्वायरी करेगा और उसके ऊपर जो FIR दर्ज करेगा जो नॉन बेलेबल रहेगी। लेकिन ये इसमें जो है उस FIR को बेलेबल किया जा रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि जो वक्फ के बड़े बड़े गिरेबर्स है, वक्फ के जो है माफिया है, लैंड माफिया है, डायरेक्ट तौर से जो है ये बिल उनको फ़ायदा पहुँचाएगा और उनको जो है ओनरशिप तक लेकर जाएगा। मालिकाना हुकूक़ की भी जो है इसके अंदर इस बिल में जो है बात की गई। जी जी इसके भी प्रावधान था कि इसको इतने साल की सज़ा होगी जी अब वो बेले में लगे सज़ा भी दी जी आज तक इसके तहत किसी माफिया के खिलाफ किसी हादसे में कार्रवाई हुई है? जी जी मैं आ रहा हूँ जी। तो अभी जो वक्फ एक्ट 95 था, एक हमारी शिकायत ये भी है हुकूमत से कि ये अभी पूरी तरह से नाफिज भी नहीं हुआ था। कुछ हद तक जो है ये नाफिज हुआ था। इसके निफाज से पहले जो है इसको ख़त्म करने की बात की जा रही। पिछले दिनों में जो है बोर्ड के ताल्लुक़ से हमारा एक निगेटिव अप्रोच रहा है कौम का, उसके अलग अलग फैक्टर्स और वजूहात, लेकिन धीरे धीरे जो है वक्त अपने सही ट्रैक पर आ रहा था। बहुत सारी जो है इन्होंने FIR की है। इसका एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास में अभी जो है जो डायरेक्ट बोर्ड ने की है वो 66 का है, जिसमें डायरेक्ट जो है बोर्ड ने FIR के 66। फिर अलग अलग इस एक्ट को इस्तेमाल करके मुतवल्ली वगैरह ने की है, उसकी तादाद जो है कुछ 400 से 450 के दरमियान में। और जो फोकस लैंड थे हमारे इस स्टेट में, राज्य में, उस फोकस लैंड को हासिल करने के लिए वक्फ बोर्ड ने भी जो है कानूनी तौर से कदम उठाए हैं। खुद आपकी जो है नक्सरवाड़ी का 13 एकड़ ज़मीन का विषय था, बोर्ड ने जाकर जो बाज़ाब्ता उसका पोजीशन लिया, बोर्ड के चेयरमैन गए, बोर्ड के मेंबर्स गए और उन्होंने इसको अपने पोजीशन में लिया है। तो पहली मर्तबा वक्फ के इतिहास में इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि आइंदे आने वाले दिन जो है वो वक्फ के लिए बेहतर रहेगी।
मौलाना कलेक्टर के हवाले से जो एक बात कही है कि वक्फ बोर्ड के जो पावर्स है वो निकाले जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड के सीईओ के जो पावर्स है वो निकाले जा रहे हैं और निकाल कर जो है कलेक्टर को दिए जा रहे हैं। क्या वो जो है डिसाइड करेंगे वक्फ के डिस्प्यूट्स को। उसमें एक ख़तरनाक बात ये है जो बिटवीन द लाइन है, जो नहीं आ पा रही है, उसमें यह है कि किसी ने अगर दावा कर दिया कि ये फ़लाँ मस्जिद है, फ़लाँ कब्रस्तान है, यहाँ जो है मेरा क्लेम है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, इन्होंने इनक्रोच किया है, तो उसमें कलेक्टर को ये पावर है कि जब वो इंक्वायरी इनिशिएट करेगा तब जब तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो लैंड, वो कब्रस्तान, वो मस्जिद जो डिस्प्यूट रहेगी और बैन कर दी जाएगी। अब आप देखिए कि ये नैरेटिव जो लोग 2-2.5 साल से बना रहे थे, इनका तो बहुत सारी जगहों पे क्लेम आएंगे, फला बोलेंगे, ये एप्लीकेशन देंगे कलेक्टर को कि हमारा मानना है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ पे मस्जिद बनी हुई। और एक इसमें 95 के एक्ट में जो वक्फ बाय यूज़र का कंसेप्ट था, इस बिल में जो इसको निकाला गया, वक्फ बाय यूज़र ये था कि कब्रस्तान है 100 साल से 200 साल से मुसलमानों के इस्तेमाल में, वहाँ पे जो है बाज़ाब्ता तदफीन होती है। एक मस्जिद है, कोई तारीख़ी इमारत है जो मुसलमानों के इस्तेमाल में वहाँ इबादत होती है, लेकिन वो किसी वजह से जो है गज़ट में नहीं आ पाई। अब उसमें यह है कि वो अब कलेक्टर के हवाले है वो चीज़, कलेक्टर चाहे तो कब्रस्तान रखेगा, चाहे तो मस्जिद रखेगा। तो अब इससे ये होगा कि एक बहरान की कैफियत पैदा होगी। जी, तो सब बातें हैं, उसकी जो तो हमारे बहुत सारे शुबहात हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। बिल कर्ज महाल ये बिल नाफिज कर दिया जाता है, तो उसको रोकने के लिए आपके पास में क्या कानूनी जो है तो अमल होना चाहिए, क्या हमको कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, फिलहाल तो आप लोग एतराज़ात दाखिल एक ये आपका जो क्वेश्चन हमारे एडवोकेट मोबिन साहब हाई कोर्ट के बैठे हुए हैं, इस बिल पे उन्होंने काफ़ी अच्छी स्टडी किया है, तो इंशाल्लाह वो आपको जो है ब्रीफ करेंगे इस सिलसिले में। वक्फ एक्ट है वैसा बाकी जो तंजीमें हैं उनके लिए ट्रस्ट एक्ट के अंडर पूरा प्रोविज़न है। तो उसमें जो है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर जो होता है वो जुडिशियल ऑफिसर होता है, और वहाँ जो प्रोसीडिंग होती है पूरी, तो वो एक प्रॉपर चैनल से की जाती है, कानून के 4 कॉर्नर्स में होती है। तो सेम लाइन पे अगर जुडिशियल ऑफिसर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, तो वो एक बहुत ज़्यादा माइलस्टोन होगा इसमें ट्रांसपेरेंसी के हद तक, क्योंकि प्रॉपर लीगल कानून से 13 जो डेडलाइन दी है, हम सभी लोग जो है तो एक प्रॉपर ऑब्जेक्शन, डिटेल ऑब्जेक्शन दिए, और उसमें हमने जो मटेरियल जो सजेशन है जो हमारे जो पूरे इसमें ये बिल को रोकने के लिए वो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास हमें सजेशन के तौर पर दिए गए। और दूसरी बात जो है तो इसमें जो मेजर जो कंसर्न है हमारे, जैसा कि वक्फ बाय यूज़र के ताल्लुक से है, उसके बाद कलेक्टर की पावर्स के ताल्लुक से है, तो ये कंसर्न्स पे हमने बताया कि ये चीज़ें जो ओमिट की हुई है, और एक इसमें बहुत मेजर चीज़ ओमिट की हुई है सेक्शन 107 और 108। अब सेक्शन 107 जो है वक्फ एक्ट में, तो उसमें लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा उन्होंने ये ओमिट किया। पहले लिमिटेशन एक्ट की प्रोविज़न वक्फ के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। अगर कोई पोजीशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो लिमिटेशन जो एक्ट है 1963 का, तो उसमें जो प्रोविज़न दी गई है कि विद इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तुमने जाना चाहिए, तो वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं थी, वो उसको हटा दी गवर्नमेंट ने। और सेकंड जो है वक्फ बाय यूज़र का जो मेजर कंसर्न है कि अगर वक्फ बाय यूज़र अगर हट गया, जैसे कि 100 साल 200 साल से अगर कोई कब्रस्तान है, कोई मस्जिद है, इदारा है जिसका रेवेन्यू एंट्री में रिकॉर्ड नहीं है, तो कलेक्टर के पास ही पावर दी गई। सेक्शन 3C में जो अमेंडमेंट लाई उन्होंने, कलेक्टर को जो पावर दिया, तो उसमें कलेक्टर सिर्फ इंक्वायरी कंटेम्पलेट की गई। अब इसमें जो है कलेक्टर एक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है कि ये वक्फ है या नहीं है, इसमें जो इदारा है वो इदारे को नोटिस नहीं, उसको रिप्लाई की अपॉर्चुनिटी नहीं, और उसके बिहाइंड का, उसके पीछे ये पूरी प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगा, इंक्वायरी के नाम पे एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेगा और बोलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, उसके अगेंस्ट वक्फ बोर्ड जा भी नहीं सकता। और ये इंक्वायरी कंटेम्पलेट करने के बाद कलेक्टर को कहा है कि रिपोर्ट सबमिट करें, और वो रिपोर्ट सबमिट करने के वक्त ही कलेक्टर को ये भी कहा है कि रेवेन्यू एंट्री में उसकी एंट्री चेंज करा दे।